हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक, डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। चलो बच्चों, तो गद्य खंड के बाद अब बारी है पद्य खंड की, यानी कि गद्यांश के बाद अब पद्यांश की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज पहला लेक्चर लेकर आए हैं, जी हाँ, पहला अध्याय प्रेम माधुरी यमुना छवि, यहाँ जिसके कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ, तो भाई गद्यांश के अंदर हमने बताया था आपको कि गद्यांश में लेखक और लेखिका होते हैं, और जब पद्यांश आता है तो पद्य खंड में ये लेखक कवि बन जाते हैं और लेखिका कवित्री हो जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेखक लेखिका यानी कि गद्यांश, और कवि और कवित्री यानी कि पद्यांश। तो पद्य खंड की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए पहले अध्याय में क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। तो पहले आता है कवि का जीवन परिचय। मैंने आपको बताया था कि भाई लेखक लेखिका कवि और कवित्री, इनके जीवन परिचय से आपको रूबरू होना है, क्योंकि एग्जाम में जितना जरूरी पाठ है उतना ही जरूरी भाई लेखक लेखिका और कवि कवित्री के जीवन परिचय। जी हाँ, तो भाई आप अपने पाठ के कवि के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए कि भाई हमारे इस पाठ के कवि का नाम क्या है, कहाँ इनका जन्म हुआ है, शिक्षा दीक्षा कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं की, कौन कौन सी इन्होंने जो है कृतियाएँ हैं इनकी, ये सारी की सारी चीज़ें एक जीवन परिचय में आता है। किस तरह की इनकी शैली है, साथ ही साथ क्या है इनका साहित्यिक योगदान, साहित्य में क्या स्थान रखते हैं। इसी के साथ हम सब प्रसंग सहित हम करेंगे व्याख्या। क्लियर हो गया, प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो आइए फटाफट से चलते हैं, अपने अध्याय की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी लोग कृपया करके पेन और कॉपी के साथ बैठें। जी हाँ, पेन कॉपी के साथ इसलिए बैठें क्योंकि कब कौन सी चीज़ कहाँ समझ में आ जाए, क्योंकि दिमाग हमारा होता है भुलक्कड़ किस्म का, यानी कि जो चीज़ अभी हमें याद है वो हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं, थोड़ी देर में हम भूल जाते हैं। और मान लो उसकी अभी हमें आवश्यकता है और वो हमें 10 दिन के बाद या फिर 1 महीने के बाद जब हमको याद आ रही है, तो फिर उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं बनता, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी तरीके से भाई हमको क्या है, क्योंकि छात्र हो तो छात्रों के लिए भाई जो चीज़ जो प्रश्न पूछा जाए उसका हल आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। ऐसा नहीं कि सर हमें आता तो है लेकिन अब हम ढूंढ रहे हैं अपने अंदर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आता तो है। क्लियर। तो ये तभी होता है जब हम चीज़ों को अपने मन से जो है इनको याद करते हैं और ये रटने की कोशिश करते हैं। अब लिखने से क्या होता है, लिखने से चीज़ें जो हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाती हैं और आप जब चाहें तब किसी भी प्रश्न का हल निकाल सकते हो। जो बच्चे कहते हैं कि हमें याद नहीं होता, लिख कर याद करो, जरूर याद होगा। लिखने से लिखावट अच्छी होती है, लिखने से बनती है स्पीड। क्लियर। तो लिखने के बड़े फायदे हैं। क्लियर। तो फटाफट से कॉपी और पेन उठा लीजिएगा, हमारे साथ आप भी लगिएगा। अब बात करते हैं कि भाई इसको शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को करो शेयर। काव्यखंड की शुरुआत हो चुकी है और हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और बच्चे जो हैं भाई इसका बेनिफिट उठा सकें। क्लियर है। चलें, आओ चलते हैं। तो भाई जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में बात करें तो आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था, काशी के एक संपन्न परिवार में। कहाँ हुआ था? एक संपन्न परिवार के अंदर हुआ था। अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते थे ये। काशी के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंशज भारतेंदु के पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था। जी हाँ, काशी के एक प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंशज भारतेंदु के पिता, इनका नाम बाबू गोपाल चंद्र, जो कि गिरधर दास के नाम से कविता लिखा करते थे। इनके जो पिता थे बाबू गोपाल चंद्र, ये एक कवि थे और गिरधर दास जी के नाम से कविताएं लिखा करते थे। और घरेलू परिस्थितियों एवं समस्याओं के कारण भारतेंदु की शिक्षा व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाई। क्लियर। और इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं की यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की। और इन्होंने कविताएं लिखने के साथ साथ कवि वचन सुधा यानी 1884 है ना, बनारस से नामक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन भी आरंभ किया। बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन ये 1883 में बनारस से प्रकाशित हुई और हरिश्चंद्र चंद्रिका का भी इन्होंने सफल संपादन किया।
ये साहित्य के क्षेत्र में कवि, नाटककार, इतिहासकार, समालोचक, पत्र संपादक आदि के नाम से जाने जाते हैं। ये हैं इनकी विशिष्ट उपलब्धियां। और जो समाज और राजनीति के क्षेत्र में एक राष्ट्र नेता एवं सच्चे पथ प्रदर्शक थे। जब राजा शिव प्रसाद को अपनी चाटुकारिता के बदले विदेशी सरकार के द्वारा सितारे हिंद की पदवी दी गई तो देश के सुप्रसिद्ध विद्वजनों ने इन्हें 1880 ईस्वी में भारतेंदु विशेषण के से विभूषित कर दिया। क्लियर है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण ये अल्पायु में ही यानी 1885 ईस्वी में ही भारत को इस इंदु यानी चंद्रमा का अस्त हो गया। क्लियर है? बहुत ही अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्षय रोग से ग्रसित थे। उस वक्त टीबी का कोई इलाज नहीं हुआ करता था, लाइलाज बीमारी थी। हालांकि आज तो बहुत सारे ट्रीटमेंट जो हैं वो उपलब्ध हैं और ये लाइलाज नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक गतिविधियों पर प्रकाश डालें तो गायकार के रूप में भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। क्लियर है? गायकार के रूप में। और इन्होंने साहित्य की सर्वांगपूर्ण बनाया और काव्य के क्षेत्र में इनकी कृतियों को इनके युग का दर्पण माना जाता है। क्लियर? और इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं जो प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। कौन कौन सी? काव्य कृतियों की बात करें तो काव्य कृतियों में क्या है? प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, तन्मय लीला, कृष्ण चरित, दान लीला, भारत वीरत्व, विजयिनी, विजय पताका आदि रचनाओं के अतिरिक्त उर्दू का स्याप्पा, नए जमाने की मुकरी आदि भी जो है काफ़ी उल्लेखनीय रचनाएं रही। इसके अलावा अन्य कृतियों की बात करें तो ये नाटक वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी और अंधेर नगरी आदि नाटकों की इन्होंने रचना की है। भारतेंदु जी ने की है। और उपन्यास है इनका पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा, ये तो इनके उपन्यास हैं। साथ ही साथ इतिहास और पुरातत्व संबंधी कृतियों पर अगर प्रकाश डालें तो कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति, बूंदी का राजवंश और चरितावली, इसी के साथ देश प्रेम संबंधी रचनाएं, भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयिनी और विजय पताका, ये इनकी क्या थी? ये भारत वीरत्व यानी कि देश प्रेम से संबंधित रचनाएं। अन्य कृतियों की अगर बात करें तो देश प्रेम संबंधी रचनाएं, भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयिनी और विजय पताका ये प्रमुख हैं। काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष की अगर बात करी जाए, भाव पक्ष की अगर बात करी जाए, किस तरीके के भाव इनकी कविताओं में व्याप्त है तो समाज सुधारक भारतेंदु जी ने काव्य क्षेत्र को आधुनिक विषयों से संपन्न किया और रीति की बंधी बंधाई परिपाटी से कविता को मुक्त कर आधुनिक युग का द्वार खोल दिया। जी हाँ, जो रीतियों में बंधी बंधाई परंपराएं थीं, परंपराओं की जो बेड़ियां थीं, रीति रिवाज के माध्यम से जो परिपाटी कविता में गठित जो कविताएं लोग लिखा करते थे, वहाँ से निकलकर उन बेड़ियों को तोड़कर ये आधुनिकता के दौर में लिखे गए। आधुनिक युग के जो है दरवाजे खोले और भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक भी थे और साथ ही साथ प्रचारक भी थे। उन्होंने अपने काव्य में अनेक सामाजिक समस्याओं का चित्रण बड़े ही मार्मिक तरीके से किया है। समाज में व्याप्त कुरीतियों पर तीखे व्यंग्य भी किए। जी हाँ, समाज के अंदर जो भी कुरीतियाँ थीं उन्होंने अपने लेखनों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, उपन्यासकारों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से भाई उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश डाला, उसका प्रचार भी किया, प्रसार भी किया और उससे लोगों को बाहर निकालने का भी कार्य किया। राष्ट्र प्रेम की जो भावना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी सजग राजनीतिक चेतना के फलस्वरूप विदेशी शासन के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता में देशभक्ति की भावना एवं राष्ट्रीयता का भाव जगाने का प्रयास किया। उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध जनता को सचेत करने का भी प्रयास किया और ये भी किसी राष्ट्रभक्ति से कम नहीं थी। जी हाँ, अंग्रेजों का बोलबाला था। अंग्रेज जो है हिंदुस्तानियों के ऊपर बड़ा अत्याचार किया करते थे। हमारी ज़मीन, हमारे देश के अंदर हमारी मिट्टी और हम कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, स्वतंत्रता नहीं है, हमको बोलने की आज़ादी नहीं है,
अन्न अपनी मर्जी से उगा नहीं सकते, अगर कोई उगा रहा है तो भाई उस पर दुनिया भर के टैक्स लाद दिया करते थे, है ना। तो इस तरीके से अंग्रेज बड़े जुल्म सितम करते थे, जिससे निजात दिलाने के लिए हमने क्या किया, इन्होंने जन जन तक प्रचार किया, प्रसार किया, लोगों को जगाने का काम किया। अब सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है। बहुत हुआ अत्याचार। सामाजिक दुर्दशा का निरूपण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों एवं कुप्रथाओं का डटकर विरोध किया। भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा का समर्थन किया कि भाई नारियों के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। एक अशिक्षित नारी और एक शिक्षित नारी में कितना फर्क होता है। अगर एक कहते नहीं है, लड़का अगर पढ़ता है तो जाहिर सी बात है वो अपना घर परिवार तक सीमित रह सकता है, अपने आप तक सीमित रह सकता है। लेकिन अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो वो अपने परिवार को शिक्षित कर सकती है। जहाँ उसकी शादी होती है, ससुराल में जाती है, ससुराल को शिक्षित कर सकती है, आप आस पड़ोस के मोहल्ले को शिक्षित कर सकती है, और धीरे 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 अपने गांव में, देहात में, और साथ ही साथ अपने शहर में, देश में अपना नाम रोशन कर सकती है। तो शिक्षा का महत्व बताया कि एक स्त्री के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। क्लियर है। विधवा विवाह को प्रोत्साहित जो है इन्होंने किया। जब कोई व्यक्ति मान के चलिए एक लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद उसका पति मर जाता है, तो जाहिर सी बात है एक वो विधवा हो गई। अब विधवा हो गई तो जाहिर सी बात है उसको समाज में बड़े ही तिरस्कार स्वरूप देखा जाता था, उसकी दुर्गति आप समझ सकते हो, कह सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, उस विधवा का पुनर्विवाह, क्लियर है, विधवा विवाह पर इन्होंने जोर दिया कि एक लड़की जिसकी पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है, तो भाई जब एक पुरुष अपनी शादी कर सकता है तो एक विधवा शादी क्यों नहीं कर सकती है। धीरे धीरे जागृति लाए समाज में, इसका काफ़ी अच्छा परिणाम भी देखने को मिला। लोग जागृत हुए और धीरे 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 ये विधवा विवाह का जो प्रोत्साहित किया था लोगों को, धीरे 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 लोगों ने इस पर कदम बढ़ाना शुरू भी कर दिया। सती प्रथा एक बहुत ही ज़्यादा छुआछूत हमारे यहाँ मौजूद थी, जिसमें कि छुआछूत, ऊंच नीच का बोलबाला था। इसके लिए भी उन्होंने काम किया। साथ ही साथ सती प्रथा की अगर बात करी जाए तो पुरुष के मरने के बाद स्त्री को जिंदा जो है सती कर दिया जाता था, यानी कि पति के मरने के बाद वो तो इंसान चला गया। इसमें उस लड़की की क्या गलती है, उस महिला की क्या गलती है? उसको जीते जी चिता पर बिठा दिया जाता, यानी कि उसको भी मरना होता था। बताइए। तो ये इससे इन्होंने इसका विरोध किया। इससे लोगों को इस अंधविश्वास से जो है लोगों को बाहर निकालने का काम किया। सामाजिक कुरीतियाँ, धार्मिक पाखंड आदि का निरूपण निसंकोच किया। भक्ति भावना, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृष्ण के भक्त थे और पुष्टि मार्ग को मानने वाले थे। इनकी कविता में सच्ची भक्ति भावना के दर्शन होते हैं। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास को व्यक्त करते हुए भारतेंदु जी अपनी दीनता का उल्लेख करते हैं। जैसे उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं जैसे तुमरे ही नहीं और सौकाज। प्रकृति चित्रण करने में भारतेंदु जी को अधिक सफलता नहीं मिली, क्योंकि वे मान प्रकृति के शिल्पी थे। यद्यपि भारतेंदु जी ने वसंत, वर्षा आदि ऋतुओं का मनोहारी चित्रण अपने काव्य में किया है, और दूसरी ओर उन्होंने गंगा, यमुना, चांदनी का सुंदर चित्रण भी अपने काव्य में किया है। अब कला पक्ष की तरफ चलते हैं। भाव पक्ष हो गया, अब हो जाओ कला पक्ष। कला पक्ष की तरफ अगर जाएं तो भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो हिंदी गद्य के प्रवर्तक थे, और इन्होंने खड़ी बोली को आधार बनाया। लेकिन पद्य के संबंध में ये शिष्ट, सरल और माधुर्य से परिपूर्ण ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया करते थे। और इसी क्रम में इन्होंने क्या ब्रज भाषा के परिमार्जन का कार्य किया। कुछ अप्रचलित शब्दों को बाहर करने के अतिरिक्त भाषा के रूढ़ि मुक्त रूप को अपनाया। भाषा के निखार के लिए लोकोक्तियों और मुहावरों को भी अपनाया। मुहावरों का इन्होंने अधिकता प्रयोग किया, लोकोक्तियों का इन्होंने प्रयोग किया। भारतेंदु ने पद्य की कुछ रचनाएं खड़ी बोली में भी की हैं। शैली, भारतेंदु जी की शैली इसके भावों के अनुकूल है, और इन्होंने इसमें नवीन प्रयोग करके, यानी कि नयापन लाने की कोशिश करी, और अपनी मौलिक प्रतिभा का इन्होंने परिचय दिया। इन्होंने अनेक काव्य में 4 प्रकार की शैलियों को अपनाया है। कैसे? भावात्मक शैली, प्रेम एवं भक्ति के पदों में; रीतिकालीन अलंकार शैली, यानी श्रृंगार के पदों में;
उद्बोधन शैली यानी देश प्रेम की कविताओं में और व्यंग्यात्मक शैली यानी समाज सुधार संबंधी कविताओं में, इन सभी रचनाओं में इन्होंने काव्य स्वरूप के अंतर्गत मुक्तक शैली का किया है प्रयोग। छंद और अलंकारों की बात करें तो भाई छंद और अलंकारों में भारतेंदु जी के काव्य में अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों को साधन के रूप में ही अपनाया है। किसके रूप में अपनाया है? साधन के रूप में, और साध्य रूप में नहीं। भारतेंदु जी ने मुख्यतः अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं संदेह अलंकारों को अपने काव्य में अधिक महत्व दिया है, और कवित्व, सवैया, लावनी, चौपाई, दोहा, छप्पय, गजल, कुंडलियां आदि छंदों का प्रयोग इनकी रचनाओं में किया है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब हिंदी साहित्य में क्या इनका स्थान है? तो भारतेंदु जी में वो प्रतिभा थी जिसके बल पर वे अपने युग को सच्चा एवं सफल नेतृत्व प्रदान कर सके, और इनकी काव्य कृतियों को इनके युग का दर्पण कहा जाता है, दर्पण माना जाता है। भारतेंदु जी की विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन युग को हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। तो इनके नाम से ही भारतेंदु युग पड़ा, और भारतेंदु युग जो है इनके नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कविताओं की। जी हाँ, सवैया छंद के माध्यम से एक बेहतरीन तरीके से जो प्रेम के मार्ग के बारे में बताया है, किस तरीके से गोपियाँ जो हैं विरह वेदना में हैं। तो यहाँ गोपियों के बारे में उन्होंने जो प्रेम का मार्ग कितना कठिन होता है, इसकी डगर कितनी कठिन होती है। प्रेम के मार्ग पर चलकर हर व्यक्ति को कष्ट तो भोगने ही पड़ते हैं। तो इन सवैया छंदों के माध्यम से जो है भारतेंदु जी ने क्या कहा है? तो पहली कविता है प्रेम माधुरी। आइए पढ़ते हैं। मार्ग प्रेम को कौ समझो, हरिश्चंद्र से यथारथ होत यथा है, और लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। भाई बदनामी ही बदनामी है। प्रेम के मार्ग पर जो चला है उसे बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला है ना। जानत है जियम मेरो भली विधि, और उपाय सब विरथा है, और बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोही, नाहक पूछत कौन विथा है। आइए सप्रसंग सहित करें व्याख्या। तो संदर्भ में क्या लिखना है? संदर्भ में बता होना चाहिए कि भैया पाठ का नाम क्या है और इसके कवि कौन है। क्लियर है? इसके रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से उद्धृत है, यानी कि प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से ली गई हैं, और जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब यहाँ पर कवि यानी कि रचयिता का नाम आ गया और साथ ही साथ शीर्षक आ गया। कौन सा? प्रेम माधुरी। जी हाँ, प्रेम माधुरी से लिया गया। प्रसंग में क्या है, पंक्तियां कहना क्या चाहती हैं? तो भाई प्रस्तुत पद्यांश में ब्रज वाला प्रेम मार्ग पर चलने से होने वाली निंदा एवं कष्टों का वर्णन कर रही है, और इसके अनुसार प्रेम बहुत ही कष्टदायी है और बदनाम करने वाला है। जो प्रेम में पड़ा है उसको कष्ट भोगने पड़े हैं। ये प्रकृति का नियम है। क्लियर है? साथ ही साथ बदनामी भी झेलनी पड़ी है। तो प्रेम का मार्ग, प्रेम की डगर जो है आसान डगर नहीं है। आइए व्याख्या क्या कह रही हैं पंक्तियां। तो प्रस्तुत पद्यांश में हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भैया नायिका अपनी सखी से कह रही है, नायिका अपनी सखी से कह रही है। क्या कह रही है? मार्ग प्रेम को समझो, हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है, और लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। अब क्या कह रही है? भाई प्रेम मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। प्रेम के मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। ये मार्ग जीवन के कटु यथार्थ की तरह ही कठोर है और कष्टदायी है। कष्ट ही कष्ट भोगने पड़ते हैं जो व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर चलता है। यानी प्रेम में बहुत ही कठिनाई है। ये डगर आसान नहीं है। ये डगर आसान नहीं है।
वो अपनी सखी से अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है कि भाई इस कठिन मार्ग पर चलते हुए उसे जो कष्ट हुए हैं उसे दूसरों को सुनाने से कोई लाभ नहीं है। इस मार्ग पर चलने के बाद जो मुझे दुख हुए, तकलीफ हुई, जो कष्ट हुए, भाई ये मैं किसी दूसरे को बताऊं, ये व्यर्थ है, इसका कोई लाभ नहीं है ना। जो मैंने पीड़ा सही है, मैंने दुख सहे हैं, मैंने तकलीफ सही है, अगर किसी को बताऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, है ना, लोग मुझे पागल समझेंगे। क्लियर है? लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो इससे कोई लाभ नहीं है। दूसरों को इस प्रेम कथा को सुनाने से मुझे बदनामी के अतिरिक्त कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो मैंने अगर इस प्रेम कथा के बारे में, इस प्रेम के मार्ग पर चलकर जो मुझे कष्ट सहे हैं, अगर मैं किसी और को बताऊंगी तो सिवाय मुझे कष्ट ही कष्ट मिलेंगे और इसमें मेरी ही बदनामी है और बदनामी के सिवा मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो व्यर्थ ही मैं किसी को इसके बारे में, है ना, बताऊं। इसका बताने का मुझे कोई लाभ तो है नहीं। अर्थात अपने प्रेम के बारे में अगर किसी को बताएंगे तो केवल बदनामी होगी या नहीं होगी? तो प्रेम के बारे में अगर किसी को बताएंगे तो भाई आपकी ही बदनामी है, इसमें आपका ही नुकसान है, आपका ही नुकसान है। क्योंकि लोगों का काम केवल मजे लेना है। लोग तो बात कहेंगे, है ना, क्योंकि लोगों का काम है कहना। तो अगर आप अपने प्रेम के बारे में अगर किसी को बताते हो, किसी से बात भी कर दोगे, तो भैया इसमें होगा क्या? इसमें आपको बदनामी होगी आपकी। क्लियर? कष्ट भोगने पड़ेंगे आपको। और क्या कहती है कि भैया उसे ये अच्छी तरह से पता है कि प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने के सभी उपाय व्यर्थ हैं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि भैया प्रेम की व्यथा से मुक्ति पाने का जो उपाय है, इसे मुक्ति पाने का, ये व्यर्थ है। इससे कोई नहीं बच पाया है, इसीलिए इसे चुपचाप सहते जाना ही अच्छा है ना। ये तो सदियों सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। भाई इससे उपाय करना, उपाय पाना, मुक्ति पाना व्यर्थ है, व्यर्थ का प्रयास करना है। इसलिए भाई जो सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि प्रेम का नाम ही है कष्ट भोगना। क्लियर हो गया? तो भाई चुपचाप सहते जाना, इसी में भलाई है। और उसे ऐसा लगता है जैसे ब्रज के सारे लोग पागल हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे ब्रज के सारे लोग पागल हैं। सब व्यर्थ ही बार बार अपनी प्रेम पीड़ा के बारे में पूछते हैं कि भाई उसे कष्ट क्या है। ऐसा लग रहा है ब्रज के सारे लोग पागल हो गए हैं, बार बार यही पूछते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, क्या हुआ, बार बार मुझसे ही पूछते हैं। और हम बताएंगे तो समझने के बजाय हमें उपहास का कारण बन जाएंगे, है ना। हमारी तकलीफ और बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी बदनामी होगी इसमें और हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। क्लियर हो गया? आखिर उनको हमारे प्रेम से क्या लेना देना है? उसके अनुसार प्रेम पीड़ा किसी दूसरे के सामने प्रकट करने की चीज नहीं है। प्रेम की जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, तकलीफ होती है, ये वही जानता है जो प्रेम में डूबा हुआ है। क्लियर हो गया? और अगर इस पीड़ा को अगर आप किसी को बताओगे तो, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेम में आप हो ना कि वो, तो वो आपके दुख दर्द कष्ट पीड़ा को समझ ही नहीं सकता। वो उल्टा आपको मजाक उड़ाएगा आपका। जिन ब्रजवासियों द्वारा बार बार उनसे कष्ट का कारण पूछने पर उसका दुख हो जाता है और उसे सहना अत्यंत कठिन है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेम में मिलने वाली पीड़ा साफ साफ झलक रही है, साफ साफ झलक रही है। इन सवैयों के माध्यम से, है ना, ये बताया गया है कि प्रेम का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पर सिर्फ तकलीफ, दुख, दर्द, कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर किसी को बताया तो वो हमारी बात समझने वाला नहीं है, हमारी ही बदनामी है। और इसमें हम क्या होते हैं, दूसरों की नज़रों में हम बड़े ही उपहास का केंद्र बन जाएंगे। तो इसलिए भाई किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जो दुख है, तकलीफ है, इसको सहन करने की आदत डालो, चुपचाप इसको सहते जाओ। अगला सवैया क्या कह रहा है कि अरे रो कहीं जो तो अमंगल होए और प्रेम न सह
जो कहें पिए जाई, और जो कहीं जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो सने नसाइन। और जो अरिचंद कहे तुमरे बिनु, और जी है न तो यह क्यों पित आई। और तासो पयान समय तुमरे, हम का कहें आप हमें समझाई। ये दूसरा सवैया है। और क्या कह रहे हैं पहले देखते हैं संदर्भ। संदर्भ में जैसा पहले वाला सिंपल सी चीज़ है। काव्यखंड में भाई प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से ये लिया गया है और इसके रचयिता भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। संदर्भ वही रहेगा क्योंकि एक ही पाठ है, एक ही कविता है। प्रसंग में यहाँ थोड़ा सा बदलाव आएगा कि भाई प्रस्तुत सवैया, इस सवैया के अंदर क्या कह रही है, नायिका के द्वारा प्रदेश जो जा रहे अपने पति से चतुरता पूर्वक कहे गए कथन का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि पंक्ति में पत्नी की चतुराई साफ साफ दिख रही है। इसमें क्या है, पत्नी की चतुराई इसमें दिख रही है। और इस चतुराई के माध्यम से, इस सवैये के माध्यम से वही पत्नी क्या कह रही है, क्या कह रही है। प्रस्तुत सवैये में कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने नायिका के उस मनोभाव का चित्रण किया है जो वह परदेश जाने वाले अपने पति के सामने प्रकट कर रही है। क्लियर है। तो कवि ने क्या किया है, नायिका के उस भाव को प्रकट किया है, भाव को प्रकट कर दिया है कि भाई जिसका पिया यानी कि जिसका पति कहाँ जा रहा है, परदेश जा रहा है, परदेश जा रहा है। और जाते हुए पिया के सामने अपने भावों को किस तरीके से प्रकट कर रही है, एक प्रेम में डूबी हुई वो प्रेयसी पत्नी। कि प्रस्तुत पद्य में नायिका अपने प्रियतम से कह रही है, क्या कह रही है कि यदि वह जाते समय वह उन्हें रोकती है, टोकती है ना। कहते नहीं जाते समय किसी को टोकना नहीं चाहिए। तो जाते समय अगर वो अपने प्रियतम को अगर रोकती है तो टोक लगेगा, जो यात्रा के समय अमंगल का सूचक है। आपने देखा होगा, ये हमारी पुरानी परंपराएं हैं कि भाई कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और जाते वक्त यानी कि घर से जैसे निकल रहा है, घर से निकलते वक्त अगर आपने उसे टोक दिया तो ऐसा माना जाता है कि भाई अमंगल है, अमंगल हो गया। क्लियर है। इसीलिए कहते हैं कि भाई जाते वक्त किसी को टोकना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया। तो भाई अगर जाते समय उन्हें अगर रोकती है तो भाई टोक लगेगा और यात्रा के समय ये अमंगलता का सूचक है, अमंगल होगा। और क्योंकि समाज में यही प्रचलन है कि यात्रा के समय टोकना अशुभ माना जाता है। क्लियर है। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और अगर आपने उसे पीछे से बोल दिया भाई कहाँ जा रहे हो, दत्त तरीके टोक दिया, है ना, उस व्यक्ति को बड़ा बुरा लगेगा, है ना। जाहिर सी बात है, ये पहले से चली आ रही प्रथा है, आज भी बहुत सारे लोग इसे फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया भाई। ये टोका टोकी ये अशुभ माना जाता है और ये वह उन्हें परदेश जाने के लिए कहती है तो उससे उसका प्रेम नष्ट हो जाता है। अगर वो कहती है कि जाओ, है ना, अगर उसे जाने के लिए कहती है, रोकती है तो भाई टोका टोकी हो जाएगी यानी कि अमंगल हो जाएगा। और अगर कहने के लिए बोलती है तो उसका प्रेम नष्ट हो जाएगा, है ना। उसको ऐसा माना जाएगा कि ये अभी प्रेम नहीं है, ये तुम्हारा प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम होने के बावजूद भी उनको जाने के लिए बोल रहे हो तो इसलिए उसको प्रेम नष्ट हो जाएगा। और कहने का अर्थ यह है कि वे अपने प्रियतम को परदेश जाने के लिए भी नहीं कह सकती और इससे उन्हें अपने प्रेम को खत्म होने का अंदेशा है, खतरा है। और वह कहती है यह वह अगर वह परदेश जाने से मना करती है तो है उन पर प्रभुत्व स्थापित करने अथवा उन्हें आदेश देने के समान होगा। दोनों तरफ से परेशानी। अगर रोका तो ऐसा लगेगा कि मान लो मैं हुक्म दे रही हूँ यानी कि मेरा आदेश है। क्लियर हो गया। तो ये भी अनुचित है। और अगर जाने के लिए बोल दिया तो हमारा प्रेम नष्ट हो जाएगा। इस तरीके से व्यक्त किया जा रहा है जो कि अनुचित है। और यदि वह कुछ नहीं कहे तो उसका पति के प्रति स्नेह नष्ट हो जाएगा। अगर कुछ कहेगा नहीं, अगर कुछ कहती नहीं है तो क्या होगा, पति समझेगा कि भाई ये मुझसे प्रेम ही नहीं करती, मुझसे प्रेम ही नहीं करती। और वो कहती है कि भाई ऐसी स्थिति में यदि वह अपने प्रियतम से कहे कि उनके बिना वह जीवित नहीं रह सकती है तो क्या वे विश्वास करेंगे। और अगर ऐसी स्थिति में अगर अपने प्रिय से ये कह दे, अगर ये प्रियतम से कह दे कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती तो क्या वो विश्वास करेंगे, क्या वो विश्वास करेंगे।
भाई रोक नहीं सकती, टोक नहीं सकती, मना नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, और ये भी नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, तो वो विश्वास ही नहीं करेंगे, है ना। नायिका इस बात से परेशान है कि परदेश जाते हुए अपने पति से वो क्या कहे, क्या कहे। भाई खुशी प्रकट करे, दुख प्रकट करे, या क्या कहे, उसको रोके या उसे जाने के लिए बोले, क्या कहे। अब वो असमंजस की स्थिति है, बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो गई, यहाँ पे खड़ी हो गई है। पति से आखिर वो क्या कहे। अंततः वो अपने प्रियतम यानी से पति से ही अनुरोध करती है कि उसके प्रदेश गमन के समय वह उससे क्या कहे। उस पति परमेश्वर, उस प्रियतम, उस प्रेमी से ही पूछ रही है कि आप जा तो रहे हो, है ना, जाते समय वो उससे क्या कहे, क्या कहे। ये बात उसे वह स्वयं समझा दे। नायिका चतुरता पूर्वक अपने मन की बात पति को बताते हुए उसके प्रेम को जीतने की कोशिश कर रही है ना। असमंजस की स्थिति में है और बड़ी ही चतुराई के साथ उसने क्या, गेंद जो है वो पति वाले यानी कि प्रियतम के पाले में डाल दी कि आप जा तो रहे हैं प्रिय, अब आप ही बताओ कि मैं क्या कहूं, है ना। उसके मन को जीत लेने की कोशिश कर रही है। और प्रस्तुत पंक्तियों में भारती जी ने पत्नी की चतुराई को बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्णन किया है। क्लियर है, क्योंकि रोक नहीं सकती, जाने के लिए नहीं बोल सकती, क्लियर हो गया, टोक नहीं सकती, कह नहीं सकती, कहे तो कहे क्या। तो भाई उसने गेंद जो है पति के पाले में डाल दी कि भाई आप जा तो रहे हैं, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं आपको जाते वक्त क्या कहूँ। तो पत्नी की यहाँ पर चतुराई बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत की है, इस चीज का वर्णन किया है। आओ तीसरा सवाल लेते हैं। आजू लो जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, और मेरो उराहनो है कछु नाही, सब है फल आपने भाग को पावे। और जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चह तासो सुनावे। और प्यारे जो हैं जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। विदा के समय सब कंठ लगाते हैं, ये तो दुनिया की रीत है भाई, रीत चली आ रही है, सदियों पुरानी ये रीत है, सदियों पुरानी परंपरा है। आइए संदर्भ प्रसंग सहित करें व्याख्या। तो संदर्भ और व्याख्या के अंदर आपको पता है कि भाई पाठ का नाम क्या लेना है, इसी तरीके से कवि का नाम क्या है, और संदर्भ में क्या करना है, संदर्भ में क्या करना है, किस तरीके से इन परंपराओं का जिक्र किया जा रहा है। अब व्याख्या कैसे करेंगे, तो नायिका नायक से क्या कह रही है, अत्यधिक प्रेम करती है। नायक नायिका से बहुत अधिक प्रेम करती है और वह उसे बिछुड़ने के कारण अत्यधिक दुखी है। यहाँ पर नायिका नायक से अधिक प्रेम करती है और उससे बिछड़ने की जो उसके अंदर पीड़ा है, तकलीफ है, दुख है, दर्द है, उसे वो क्या बयान नहीं कर पा रही है और उससे मिलने के लिए लालायित है। नायिका की इसे विरह अवस्था की अभिव्यक्ति की काव्यांश में हुई है और नायिका का मानना है कि नायक से न मिल पाने अर्थात उससे यानी कि अपने प्रियतम से बिछुड़ने के लिए उसका भाग्य ही उत्तरदायी। ऐसा लगता है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जुदाई लिखी है, उससे बिछड़ना लिखा है ना। अब क्या कर रही है, अब अपने भाग्य को दोष दे रही है, अपने भाग्य को दोष देते हुए कह रही है कि भाई सभी अपने भाग्य के अनुसार फल भोगते हैं, सभी अपने भाग्य के अनुसार फल भोगते हैं और उसके भाग्य में नायक से विरह लिखा है, इसीलिए वह इस दशा में से पीड़ित है। यानी कि उसके भाग्य में ही अपने प्रियतम से जुदाई लिखी होगी, विरह लिखी होगी, दूरी लिखी होगी और इसीलिए शायद उस विरह वेदना से पीड़ित है, ग्रसित है ना। तो वो हो सकता है उसके भाग्य में हो, क्योंकि सब अपने अपने भाग्य के अनुसार ही फल भोगते हैं। अब वो क्या अपने भाग्य को दोष दे रही है। अब प्रस्तुत पदांश में नायिका नायक के विरह में तड़प रही है, क्लियर है, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उसकी विरह वेदना में जो है वो जले जा रही है, तपे जा रही है और उसकी उत्कंठ इच्छा है कि नायक उससे मिलने के लिए आए। वो चाहती है, उसकी प्रबल इच्छा है कि एक बार नायक उससे मिलने के लिए आए। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई।
अब नायिका अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कह रही है कि भाई उसके प्राण अब उसके तन से निकलने वाले हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई उसके जो प्राण हैं उसके तन से जुदा होने वाले हैं। अतः नायक को नायिका से मिलने के लिए आना चाहिए और उसे गले लगाना चाहिए, गले लगाना चाहिए। ऐसी कामना, ऐसी इच्छा प्रकट कर रही है नायिका। और नायिका का मानना है कि जगत की यह रीति, यानी कि ये जो नियम है कि भैया ये तो जो व्यक्ति जा रहा होता है उसे गले लगाकर अंतिम विदाई दी जाती है, ये तो जगत का नियम है भाई, सदियों पुरानी परंपरा है। क्लियर हो गया? तो वही कह रही है कि भैया जो व्यक्ति जा रहा होता है उसे गले लगाकर अंतिम विदाई तो दी जाती है, अतः नायक को आकर इस रीति का पालन करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे प्रियतम के कम से कम दीदार तो होंगे, दर्शन तो होंगे। क्लियर हो गया? मन को सुकून तो मिलेगा, आत्मा तृप्त तो होंगी, है ना। जो विरह की अग्नि में जो जल रहे हैं, तप रहे हैं, वो कम से कम वो अग्नि शांत तो होगी। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सा भैया, व्यापक ब्रह्म सवै थल पूरन है, हम हूँ पहचानती हैं, और पै बिना नंद लाल बेहाल, सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं, और तुम ऊदो यह कहियो उन सो हम, और कछु नहीं जानती हैं। हम कुछ नहीं जानते भाई। पिया प्यारे ते हारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। क्या कह रही हैं? कि गोकुल की गोपियां श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य की उपासना करना ही नहीं चाहती, अपने प्रीतम के सिवा वो किसी और को गले लगाना नहीं चाहती। उन्हें ज्ञान मार्ग नहीं, प्रेम मार्ग भाता है। उनको ज्ञान का मार्ग नहीं चाहिए, योग का मार्ग नहीं चाहिए, प्रेम का मार्ग चाहिए। उनको प्रेम का मार्ग भाता है, और इसीलिए वे ज्ञानी उद्धव से स्पष्ट कह देती हैं कि तुम श्री कृष्ण को हमारा संदेश दे देना कि तुम्हारे दर्शन किए बिना हमारी आंखों को संतोष नहीं मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी। शीघ्र ही हमें दर्शन दें, हम सिर्फ और सिर्फ उनके दर्शन के प्यासे हैं। गोपियां ब्रह्म के बारे में उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमें भी पता है कि ब्रह्म कण कण में व्याप्त है, हमें ना सिखाओ, हमें ना सिखाओ। प्यारे त्यारे निहारे, इन शब्दों में दो अक्षर की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार व्यक्त है। चले भाई आगे बढ़े। गोपियां उद्धव से श्री कृष्ण को संदेश देना चाहती हैं कि भाई तुम्हारे दर्शन किए बिना हमारी आंखों को संतोष होने वाला नहीं है, और इसीलिए अति शीघ्र हमें आकर दर्श दो, हमारी जो विरह वेदना है उसको शांत करो। आपकी दर्शन के प्यासे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से हमारा पहली कविता समाप्त हो गई, पहला सवैये के माध्यम से। और दूसरी कविता है भाई यमुना छवि। दूसरी है यमुना छवि। तरन तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए, और झुके कुल सो जल परसन हित मन हो सुहाए। और किधों मुकुर लय लखत, उजक सबय निज निज शोभा, और कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर को, सिमिट सबय छाए रहत, और कै हरि सेवा हित नय हरि, रहे निरखि नैन मन सुख लहत। आइए क्या कही जा रही हैं, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए बोला है। तो अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि कविता हो गई है चेंज। क्लियर हो गया? तो भाई तो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि नामक शीर्षक कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। आप इस तरीके से बोलते हुए प्रसंग में कवि ने प्रस्तुत पद में यमुना की शोभा का वर्णन किया। इन पदों के माध्यम से क्या है, यमुना की शोभा का वर्णन किया गया है। व्याख्या में कैसे लिखेंगे? कवि कह रहे हैं यमुना नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। तरन तनुजा तट तमाल, तरवर बहुछाई। क्लियर? तो भाई नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं, और उनकी जो डालियां हैं, उनकी डालियां किनारे की ओर झुकी हुई हैं, और जिन्हें देखकर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे यमुना के पवित्र जल का स्पर्श करना चाहती हैं, यानी कि जल को छूना चाहती हैं। क्लियर है? इस तरीके से फल लदे हुए हैं, डालियां इस तरीके से नीचे की तरफ झुकी आ रही हैं, मानो यमुना के दीदार करना चाहती हों, जल को स्पर्श करना चाहती हों, या वे वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा दिखाने के लिए मानो उचक उचक कर आगे की ओर झुक गए, मानो
दर्पण में जैसे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो मानो उचक उचक के वो है ना दर्पण में अपने आप को देखना चाहते हैं, जल रूपी दर्पण में, है ना। यमुना के जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए झुककर उन्हें प्रणाम मानो कर रहे हो। और कवि कह रहा है, क्या कह रहा है कि यमुना के किनारे की ओर झुके हुए तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो तट को धूप ताप से बचाने के लिए, तट को धूप ताप से बचाने के लिए एक साथ सिमट कर उसे छाया प्रदान कर रहे हो, या वे तट पर कृष्ण को नमन करने एवं उनकी सेवा करने के लिए झुक गए हो। जैसे मान लो श्री कृष्ण को नमन करने के लिए आए हो, उनके तट पर झुके हुए होने के कारण कृष्ण का दर्शन पाना भी हो सकता है, और जिनके दर्शन से मन एवं आंखों को अत्यधिक शीतलता एवं सुख प्राप्त हो सकता है। क्लियर हो गया। काव्यगत सौंदर्य पर प्रकाश डालें तो भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, छंद यहाँ पर छप्पय, अलंकार अनुप्रास, संदेह उत्प्रेक्षा, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति यहाँ पर अभिधा, इस तरीके से काव्यगत सौंदर्य का वर्णन कर दिया गया है। आओ जी दूसरे पदों में क्या कहा जा रहा है कि तिन पे जे ही छिन चंद ज्योति राका निस आवती, और जल में मिलके नम अवनीलो तान तनावती। अरे होत मुकुर में सबय तबय उज्ज्वल इक ओभा, और तनमन नैन जुड़ात देख सुंदर शोभा। सो को कवि जो छवि कहे सके ताछन जमुना नीर की, और मिल अवनी और अंबर रहत छवि इकसी नव तीर की। तो इन पदों में माध्यम से संदर्भ सही करेंगे व्याख्या। तो संदर्भ में वही कि हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि, यमुना छवि नामक शीर्षक कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। प्रसंग में कवि यमुना के जल पर पूर्णिमा की चांद की किरणों के प्रकाश से उत्पन्न सौंदर्य का यहाँ पर कर रहा है वर्णन। क्लियर है इन पंक्तियों में। तो व्याख्या कैसे करेंगे, तो कवि कह रहा है कि पूर्णिमा के चांद की किरणें जिस क्षण यमुना के जल पर पड़ती हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये किरणें यमुना के जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू सा तान देती हैं। इस तरीके से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये जो जिस क्षण यमुना के जल में पड़ती हैं, किसकी, पूर्णिमा के चांद की किरणें, पूर्णमासी का चांद आपने देखा हो, क्लियर, उसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये किरणें यमुना के जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक का तंबू तान देती हैं, और उस समय इन किरणों का उज्ज्वलमय प्रकाश दर्पण के समान प्रतीत होता है। और यमुना की इस अनुपम सुंदरता को देखकर तन मन और आंखें शीतलता एवं सुख का अनुभव करती हैं। यमुना जल की इस सुंदरता का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता। कोई भी कवि इस सुंदर दृश्य का, व्यंगम दृश्य का वर्णन नहीं कर सकता। और ऐसे समय में पूर्णिमा के चांद की किरणों से आकाश और नदी की किनारों की सुंदरता आकाश से पृथ्वी तक जैसे एक समान दिखाई पड़ती है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो भाई अगले पद पर चलें, चलो अगले पदों के माध्यम से चलें, लेकिन पहले देखते हैं। हाँ अगला पद है भाई, परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जलमधि चमकायो, और लोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो। मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, और कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। के रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रात है, और के जल उर हरि मूरति बसतिता प्रतिबिंब लखात है। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कैसे करेंगे, संदर्भ में वही पूर्ववत जैसे कि हमने पिछले वाले पद्म की संदर्भ सहित व्याख्या की थी, क्योंकि कविता तो वही है। क्लियर हो गया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि नामक शीर्षक कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। प्रसंग में भाई पद में कवि ने यमुना के जल पर पड़ते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का सुंदर वर्णन किया है। ये पूर्णमासी का जो चांद है उसका यमुना के जल पर किस तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से भाई इस चीज़ का वर्णन किया है। व्याख्या में कवि कह रहा है कि यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ मानो दिखाई पड़ रहा है, और यमुना के जल की चंचल लहरों के हिलने से चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर
कवि को ऐसा लगता है मानो वे चंचलता के साथ नृत्य कर रहे हो। आपने देखा होगा कि जल के अंदर चंद्रमा की जब उसका जो प्रतिबिंब उसमें देखोगे और जल अगर मान के चलो उसके अंदर कोई कंकड़ डाल दोगे या फिर मान लो उसके हिलने डुलने से ऐसा प्रतीत होगा मानो चंद्रमा भी हिल डुल रहा है। क्लियर है? और ये ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे चंचलता के साथ नृत्य कर रहे हो। क्लियर है? चंद्रमा के इस प्रतिबिंब की शोभा को देखकर ये लगता है मानो विष्णु यानी कि जिनका निवास स्थल जल में होता है, यानी कि विष्णु जी के दर्शन के लिए वो जल में उतर आया है, अथवा वह यह सोचकर यमुना के जल में आ बसा है कि जब कृष्ण यमुना तट पर विहार करने आएंगे तब उसे उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रतीत होता है मानो कि भाई कृष्ण जब आएंगे तो उनका दीदार हो जाएगा। क्लियर है? उनके दर्शन हो जाएंगे। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से वो प्रतिबिंब इंगित करता है। कवि कह रहे हैं कि भाई चंद्रमा की छवि जल में ऐसी शोभा पा रही है जैसे यमुना की लहरें अपने हाथ में चंद्रमा की प्रतिबिंब रूपी दर्पण हो, अथवा रास क्रीड़ा में रमे हुए श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही इस चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में यमुना के जल में प्रतिबिंबित हो रही है। और कवि चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर कल्पना कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि यमुना के हृदय में चंद्रमा के रूप में कांतिमान भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। और यह प्रतिबिंब उन्हीं का तो नहीं है कहीं। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे की तरफ चलें। आओ अब अगले पद में क्या लिखा हुआ है, आइए चलते हैं। तो भाई कबहू होत सतचंद कबहू प्रगटक दुर्भाजत, और पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। मनुष्य से भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, और कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलुले। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, और कै अवगा हत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। आइए इन पदों के माध्यम से कि भाई कवि कहना क्या चाहते हैं, ये पदों में आखिर कहा क्या जा रहा है, संदर्भ प्रसंग सहित करेंगे व्याख्या। तो संदर्भ में क्या लिखना है कि भैया प्रस्तुत पद में क्या लिखा है, कवि ने जल पे पड़ने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब का यहाँ पर सुंदर वर्णन किया है। क्लियर हो गया? प्रसंग में लिखेंगे, संदर्भ में वही आएगा आपका पूर्ववत, यानी कि ये पाठ का नाम और कवि का नाम। क्लियर है? ये दोनों एक जैसे हो गए हैं। क्लियर है? इसको करेक्ट कर लेना। व्याख्या में चांदनी रात में हवा के चलते से जब यमुना का जल हिलने लगता है, चांदनी रात में जब पूर्णमासी का जब चांद होता है पूर्ण, तो भाई हवा के चलने से जब यमुना का जल हिलने लगता है तब उस जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब यानी कि परछाई अनेक रूपों से सुशोभित होने लगती है। और यमुना के हिलते हुए जल में लहरें भी हिलती हैं। जब यमुना के हिलते हुए जल में लहरें हिलती हैं तो उन लहरों में कभी कभी कवि को 100 चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं और अनेक रूपों में सुशोभित होते हैं। और कभी उन चंचल लहरों के साथ दूर चले जाने से चंद्रमा का प्रतिबिंब अदृश्य हो जाता है। जब वो लहरें दूर चली जाती हैं तो धीरे धीरे चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो आंखों से ओझल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता। और कभी कहने लगा तात्पर्य है कि भाई प्रतिबिंब लहरों के साथ उनसे दूर चला जाता है, कभी वो है कवि के सामने प्रकट हो जाता है एवं कभी दूर जाती लहरों के साथ छिपकर दूर भाग जाता है। ये लुक्का छुपी का खेल चलता रहता है। और हवा के कारण लहरों में हिलते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना जल में डोलता फिर रहा हो, है ना। प्रेम के वशीभूत होकर मानो वो क्रीड़ा कर रहा हो या फिर खेल रहा हो। और कभी ऐसा लगता है मानो चंद्रमा यमुना की लहर रूपी डोरी को पकड़कर जल के झूले में झूलता हुआ आनंद क्रीड़ा कर रहा हो। और लहरों के साथ इधर उधर हिलते डुलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कभी को ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि जैसे किसी बच्चे के द्वारा उड़ाई गई पतंग आकाश में इधर उधर उड़ती हो।
क्लियर, या फिर सुशोभित हो रही हो, या फिर कोई ब्रज युवती जल विहार करती हुई चलती आ रही हो और कवि के मन में चंद्रमा के प्रतिबिंब से संबंधित कई कल्पनाएं मूर्त रूप धारण करती हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलो भाई, तो भाई बीच बीच में भाई इस वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर जरूर करो। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो आइए भाई, अगले पद में क्या है? मनुजुग, मनुजुग पच्छ प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, और कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत ससी अबिकल, कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, और तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासों धावत, कै बहुत रजत चकई चलत के फुहार जल उच्छर, और कै निसिपत मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। तो प्रस्तुत पद में कवि ने यमुना के जल पर पड़ते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का यहाँ पर सुंदर वर्णन किया है। क्लियर है? व्याख्या में लिखेंगे भाई, कवि कह रहा है कि भाई यमुना के जल में कभी तो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, कभी तो मुझे चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है यमुना के जल में, एवं कभी अदृश्य हो जाता है, यानी कि लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, अर्थात दिखाई नहीं देता। पर भाई देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो दोनों पक्ष यानी कि कृष्ण एवं शुक्ल प्रत्यक्ष रूप से, है ना, जल में मिल गए हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है दोनों आपस में मिल गए हों। और कहने का तात्पर्य है कि भाई चंद्रमा के अदृश्य ने पर ऐसा लगता है मानो अदृश्य होने पर कि कृष्ण पक्ष आ गया, मानो कृष्ण पक्ष आ गया हो, और पुनः प्रकट हो जाने पर ऐसा लगता है मानो कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया हो। कवि को लगता है मानो तारागण को ठगने के लिए ही जाते हैं तो कभी प्रकट हो जाते हैं, और ऐसा लगता है मानो यमुना को ठगने के लिए ही चंद्रमा कभी छिप जाता है। तरंगें उत्पन्न होती हैं, चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलने के लिए उत्साहित होकर दौड़ता रहता है। कवि को ऐसा लगता है मानो जल प्रतिबिंब के रूप में जल के भीतर चांदी की कई चकई चल रही हूँ, चांदी की कई चकई चल रही हूँ, चक्की, और जल की फुहारें उठ रही हों, या फिर चंद्रमा रूपी पहलवान उठ बैठकर कई प्रकार की कसरतें कर रहे हो। अब देखो कितने सारे रूप यहाँ पर दिखा दिए, कितने सारे रूप दिखा दिए। क्लियर है? यही होती है शब्दों की महिमा, शब्दों का चमत्कार, यही होता है। छंदों के माध्यम से, सवैयों के माध्यम से लोगों को अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। किस तरीके से आपको इन सवैयों के माध्यम से ऐसा लगेगा कि ये जो यात्रा वृत्तांत है हमारी आंखों के सामने अभी चल रहा है, चल रहा है। आओ बढ़िया, अगले उस पे चलते हैं। कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मंजत पारावत, और कहूँ कारण डब उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, और सुकपिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहु रोर विविध पक्षी करत, और जिन पान नहन कर सुख भरे तट शोभा सब सिय धरत। तो ये कहाँ से ली गई है? भारतेंदु ग्रंथावली से ये ली गई हैं ये पंक्तियाँ, ये पाठ। क्लियर है? ये सवैया, ये पद क्लियर हो गया। चलो, प्रस्तुत पद में कवि ने यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब का यहाँ पर वर्णन किया है। तो यमुना के किनारे एवं यमुना के जल में विहार करते विभिन्न पक्षियों की यहाँ पर अनुपम शोभा का वर्णन किया है। तो कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कूदते हुए राजहंस इधर उधर विहार कर रहे हैं, राजहंस इधर उधर विचरण कर रहे हैं। तो कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। अनेक पक्षियों का यहाँ पर जिक्र किया है। कौन आ गए? यहाँ पर हंस आ गए, इधर उधर विचरण कर रहे हैं। कबूतर आ गए, कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। तो कहीं बत्तख उड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, बत्तखों का समूह, और कहीं जल मुर्गियाँ दिखाई पड़ रही हैं। जल मुर्गी देखी होंगी आपने, जल मुर्गियाँ कहीं दिखाई दे रही हैं। और यमुना के जल में कहीं चकवा चकवी की जोड़ी जल विहार करते हुए भी आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो भाई कहीं बगुला मछलियों को पकड़ने के लिए ध्यान मग्न दिखाई पड़ता है। कहते नहीं है बगुला भगत, बगुला भगत आराम से ऐसा लगता है कि बड़ी ध्यान मुद्रा में है, बड़ा ही शांत है, लेकिन अपने शिकार पे होता है। जैसे ही मछली देखी
एक टक पहले ही नज़र में मछली उसकी जकड़ में आ जाती है, पकड़ में आ जाती है। क्लियर हो गया? चलो भाई, कहीं तोते और कोयल यमुना को जलपान करा रहे हैं। यमुना को जलपान कर रहे हैं तो भैया कहीं भौरों की पंक्तियां यमुना के जल में खिले हुए कमलों पर गुनगुनाते हुए गा रही हैं। यमुना के किनारे कहीं मोर नृत्य कर रहे हैं तो कहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी मिलकर कलख करते हुए अत्यधिक शोर कर रहे हैं। और कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पक्षी यमुना के जल का पान एवं उसमें स्नान तथा विहार करते हुए सब प्रकार का सुख पाते हुए यमुना तट की शोभा बढ़ा रहे हैं। और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि भैया यमुना के तट की एवं स्वयं की उसकी शोभा को उन्होंने अपने हृदय में अच्छी तरह से धारण कर लिया। ये विहंगम दृश्य जो है मैंने अपने मन में बसा लिया है। क्लियर है? क्लियर हो गया? चलो भाई, अब काव्यगत सौंदर्य में प्रकाश डालते हैं तो भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद यहाँ पर छप्पय, अलंकार अनुप्रास, गुण यहाँ पर प्रसाद, शब्द शक्ति यहाँ पर अभिधा। क्लियर हो गया? क्लियर है? चलो भाई, तो क्या किया हमने भाई, लेखक का जीवन परिचय करते के साथ ही हमने सब प्रसंग सहित व्याख्या। जी हाँ बच्चों, संदर्भ प्रसंग सहित हमने व्याख्या की और इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। पाठ की बच्चों यहाँ पर समाप्ति होती है। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए पाठ के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।